नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब सरकारी कामकाज गति पकड़ रहा है। इसी सिलसिले में एमपी और यूपी में मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है। आपको बता दें, यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें नई ट्रांसफर नीति समेत 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें से 26 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय के हैं। लोकसभा चुनाव के चलते 4 महीने से योगी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी। चुनाव अधिसूचना से पहले 5 मार्च को आखिरी बैठक हुई थी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब राज्य कर्मचारियों के ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया है कि 30 जून तक ट्रांसफर किए जाएंगे। सभी विभागों ने अपनी अपनी ट्रांसफर पॉलिसी पहले से ही तैयार कर ली है। उधर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक में सोलर एनर्जी पंप लगाने पर किसानों को छूट देने का प्रस्ताव लाया गया। किसानों के हक में ये बड़ा फैसला है। मंत्रालय में शुरू हुई कैबिनेट बैठक में 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लान, कृषि के बिजली कनेक्शन के लिए नई सब्सिडी योजना और मोहासा बाबा इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर एक प्रस्ताव पर सहमति देने जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने किसानों को बिजली के बिल में सब्सिडी दी है। प्रदेश में 24,420 करोड़ की सब्सिडी अलग अलग वर्गों को सरकार दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में 1214 पद सीधी भर्ती से भरे जाने का फैसला भी सरकार ने किया है। इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। हम 29 की 29 सीट जीते हैं और मेरा ख्याल है कि मैंने जब से राजनीति प्रारंभ की तब से कभी भी हम 29 सीट नहीं जीते पिछले 40 वर्षों में। तो 29 सीट जीतने का रिकॉर्ड डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुआ। इसलिए पूरे मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाई दी है और इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। अभी आपको मालूम है कि हम मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, हम लगभग 163 सीटों पर जीते थे, पर इस बार हम 260 विधानसभाओं में जीते हैं लोकसभा के अंदर और औसत हमारी हर लोकसभा की जीत 3.5 लाख की हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है ये। और हमें वोट परसेंटेज भी हमारा बढ़ा है, लगभग 61% वोट हमको मिला है आज। इसीलिए मध्य प्रदेश में अभी अपन मध्य प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 61% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी और फिर कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दी कि तीसरी बार एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ हो और वह पहली बार लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये एक रिकॉर्ड है उनके नाम से और इसलिए उन्हें भी बधाई दी। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी कैबिनेट ने बधाई दी है। मध्य प्रदेश में 6 सदस्य माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं, तो उन 6 को भी बधाई दी है और उनसे अपेक्षा की है कि मध्य प्रदेश के विकास में वे मंत्री अपना सहयोग प्रदान करेंगे। शंका हो रही है आपको? 5 आप मुर्गन को नहीं गिनते ना, इसलिए मुर्गन तमिलनाडु से आते हैं, बाकी मध्य प्रदेश से ही वो राज्यसभा में गए, इसलिए 6 हम मंत्री मानते हैं मध्य प्रदेश के। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा हुई है कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में हमेशा निर्णय करती है और वो प्रदेश की जनता जो बिजली के उपभोक्ता है उनको भी सब्सिडी देती है। तो कुल मिलाकर लगभग 24,420 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। जैसे यदि मैं बात करूं, घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 6,000 करोड़ की सब्सिडी है। आप सभी जानते हैं कि 1 से 100 यूनिट तक बिजली के भाव अलग हैं और बाकी उसके भाव अलग है, इसलिए लगभग सामान्य उपभोक्ता को 6,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है और किसानों को जो सामान्य वर्ग के किसान हैं उनको 13,000 करोड़ की और SC ST को 5 लाख।
तो कैलाश विजयवर्गीय जी को आप सुन रहे थे। पूरे 89 दिन के बाद मोहन कैबिनेट बुलाई गई, जिसमें कई अहम महत्वपूर्ण बातें जिस पर चर्चा हुई और खासतौर पर किसानों को लेकर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने किसानों के हित में फैसला लिया, राशि जारी की। और अब जब ये कैबिनेट हुई है पूरे 89 दिन के बाद, 3 महीने करीब, और अब मोहन यादव कैबिनेट में भी किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए देखिए जो बिजली बिल है उसमें किसानों को सब्सिडी देने की बात रखी गई है। और जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे उन पर भी चर्चा हुई है। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रस्ताव और उन पर हुई चर्चा को लेकर भी समझाएंगे। मनोज जी, देखिए, लंबे अरसे बाद, जैसे आपने ही बताया, लगभग 3 महीने के अंतराल के बाद ये बैठक आयोजित की गई थी और इतने लंबे अरसे में मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। अभी पिछले दिनों ही डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ चुनिंदा पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा की थी, जिसमें मैं भी शामिल था। तो उन्होंने विस्तार से बताया था कि सरकार की आगामी रूपरेखा क्या है, कैबिनेट के एजेंडे को लेकर उन्होंने चर्चा की थी। जैसे भी हम कैलाश विजयवर्गीय को सुन रहे थे कि लंबे प्रस्तावों पर चर्चा की गई, तो पूरी चिंता, फोकस इस बात का है कि मध्य प्रदेश में जो पेपर लीक है उसके सख्त एक्शन किया जाए। इसके साथ ही किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को बेहतर अवसर मिले। किसानों की जहाँ तक सब्सिडी की बात है तो सरकार का इस बात पर पूरा फोकस है कि किसानों की नाराज़गी को किसी प्रकार दूर किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में वोट शेयर बीजेपी का ज़रूर बढ़ा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जितना मत बीजेपी को मिलना था उतना मिला नहीं है। इसको लेकर भी बीजेपी में चिंतित है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में नतीजे आए हैं, उस पर भी अनौपचारिक चर्चा हुई है। तो आज की इस बैठक में जो सब्सिडी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों को बिजली की सब्सिडी, तो लगभग पूरे प्रदेश में 24,000 करोड़ की बिजली की सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें किसानों का हिस्सा 12,000 करोड़ का है। इसके साथ ही कई सारे जो एजुकेशन की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की, तो 6,000, जो खासतौर से सरकार का फोकस है नौकरियों पर है, क्योंकि हमने देखा ही पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नई नौकरियां देने का वादा राज्य सरकारों ने रिक्त पदों पर किया, ताकि युवाओं की बेरोजगारी को दूर किया जा सके। तो यहाँ भी जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उसकी क्वालिटी सुधारने की बात की जा रही है। जो प्रमोशन से जो पद भरे जाने हैं 1,1214, वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके साथ ही आधे पद प्रमोशन के साथ भरे जाएंगे, यानी जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनका रास्ता आसान होने वाला है। इसके साथ ही भारतीय स्वास्थ्य मानक स्थापित किए गए हैं, जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है केंद्र सरकार ने हेल्थ के सेक्टर में, उसको ध्यान रखते हुए 6,000 नए पदों की स्थापना की जा रही है और 3 विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही जो बीजेपी के कोर एजेंडे, जैसे गौशाला की बात है, तो कमलनाथ ने भी पिछली सरकारों में उन्होंने दावा किया था कि मध्य प्रदेश में हर जिले में गौशाला बनाई जाएगी, लेकिन उस पर काम बढ़ा नहीं। अब इस सरकार ने नई गौशाला की जगह ये तय किया है कि जो गौशालाएँ पहले से बनी हुई है उनको उन्नत किया जाएगा, यानी यहाँ पे उनका खर्चा बढ़ाया जाएगा। जहाँ पे हम देख रहे हैं कई जगह से खबरें आती, बीमारी के कारण, बारिश के कारण, इलाज के अभाव में मवेशियों की मौत हो जाती है या उनके टीन शेड नहीं होता है, वो सारी दिक्कतें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि गौशालाओं में डॉक्टरों की नियुक्ति, वेटरनरी डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाए। जो गायों का प्रतिदिन का जो खर्चा है, एक गाय का लगभग 20 रुपये महीने का, उसको बढ़ाने पर भी चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही अनौपचारिक रूप से भी तय किया जा रहा है कि आने वाले जो 6 महीने 1 साल का सरकार का रोड मैप क्या होगा। जैसे भी केन बेतवा लिंक परियोजना सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के लिए इशू है। लगभग 48,000 करोड़ की इस परियोजना में 95% राशि केंद्र सरकार देगा, बाकी की मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को देना। उसमें 2 टेंडर हुए, एक 12,000 करोड़ का दोधन डैम जो बनना और एक 6,000 करोड़ का। और मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो शिप्रा को साफ करना भी है। तो इंदौर से जो कान्हा नदी का सीवेज उसमें मिल रहा है, उसको एक पैरेलल पाइपलाइन डाल के उस शिप्रा के बगल से निकाला जा रहा है, ताकि शिप्रा नदी में इंदौर का जो सीपेज है वो ना मिले और सिंगस्त के पहले श्रद्धालुओं को साफ पानी उपलब्ध कराया जा सके। क्योंकि उज्जैनी नदी के जिस गाँव से शिप्रा नदी निकलती है वहाँ बहुत बड़ी कोई जलधारा नहीं है, लिहाजा इस नदी को 24 घंटे 365 दिन जीवित रखना एक बड़ा संकट का काम है उसकी धारा को। उसके लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था, पिछले सिंगस्त के पहले जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने नर्मदा को शिप्रा से जोड़कर स्नान की व्यवस्था की थी। इस सरकार की प्राथमिकता यही है कि शिप्रा के स्नान में श्रद्धालु इसमें आचमन करें, इसी में डुबकी लगाएं और पूजा पाठ करें।
इसके साथ ही उज्जैन का जो डेवलपमेंट होना है सिंगस के मद्देनज़र, क्योंकि सिंगस में इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से 18 करोड़ की एक बड़ी आबादी आ सकती है। इसके लिए सरकार की ओर से एक जो 10 अफसरों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज के कुंभ की व्यवस्था देखने जाएगा, जहाँ 25 से 30 करोड़ श्रद्धालु आने का अनुमान है। तो इस कैबिनेट के इतर भी तमाम सारे विषयों पर चर्चा की गई है। चूँकि 3 महीने बाद ये कैबिनेट हुई है और जिस प्रकार के नतीजे आए हैं, क्योंकि राज्य सरकार पर विधानसभा चुनाव में भी जनता ने बम्पर भरोसा जताया है, 163 सीटें बीजेपी को दी और लोकसभा में पूरी 29 की 29 सीटें दी है। तो सरकार की प्राथमिकता इस बात को लेकर कि जो कोर मुद्दे उन्होंने उठाए थे और जो वादे किए थे जनता से, खास तौर से विधानसभा में, उसको कैसे पूरा किया इस दिशा में जो आज की कैबिनेट है वो कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। बिल्कुल, और जैसे कि आपने चर्चा की और बताया भी, गौशाला, रोजगार, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। किसान खास तौर पर जिन्हें 24,420 करोड़ की सब्सिडी की मंजूरी दी गई है, ऐसे कई अहम फैसले और मुद्दे हैं जिन पर कैबिनेट में चर्चा हुई और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय जी भी इसको लेकर अपनी जानकारी साझा कर रहे थे मीडिया के सामने। मैं लौटूंगी सर आपके पास। विवेक हमारे साथ उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं, उनसे हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि यूपी कैबिनेट की भी बैठक हुई, उसमें क्या कुछ अहम बातें रखी गई और जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको लेकर भी बताया गया कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी चर्चा हुई है। खासतौर पर वही केंद्र में रहा। 41 प्रस्ताव और इस बैठक में पास हुए हैं। विवेक, कैबिनेट को लेकर क्या जानकारी? विवेक, अनम्यूट कीजिएगा डिवाइस आपका। जी पारुल, अगर देखा जाए तो 4 महीने बाद योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है और इस कैबिनेट बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को छोड़कर सभी लोग जो है मौजूद थे। बात की जाए तो 4 महीने बाद इस बैठक में 41 प्रस्ताव पास हुए हैं और बात की जाए तो जिस तरीके से 4 महीने बाद बैठक हुई है, कहीं न कहीं सरकार कुछ बड़ा लेकर आने वाली थी। इन 41 प्रस्तावों से ये साफ तौर पर स्पष्ट है, जिसमें 26 सबसे ज्यादा 26 जल शक्ति संसाधन के प्रस्ताव हैं। इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालयों से राज्य शब्द हटाने का भी प्रस्ताव पारित हुआ है। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी नया प्रस्ताव पारित हुआ है। 30 जून तक ट्रांसफर पॉलिसी फॉलो की जा सकेगी। इसके अंतर्गत जो कर्मचारी 3 साल से जिला स्तर और 7 साल से मंडल स्तर पे है, उनका ट्रांसफर जो है किया जाएगा। आचार संहिता से लगने से पहले ही ये तमाम प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और अब जब आचार संहिता हट चुकी है, देश में नई सरकार का गठन हो चुका है, तो अब ये ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो पूरी तरीके से अप्लाई भी कराई जाएगी। इसके अलावा 2 निजी विश्वविद्यालयों को भी मान्यता दी गई है। बात की जाए तो बुंदेलखंड को एक सौगात देने की उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से पहल की है, बुंदेलखंड को लेकर ये अलग ही योजनाएं जो है उत्तर प्रदेश सरकार लगातार चलाती रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रयागराज, इलाहाबाद में जहाँ महाकुंभ लगने वाला है, उसके लिए भी प्रस्ताव जो है पारित हो चुका है। इस बार महाकुंभ पहले से भव्य होने वाला है। जिस तरीके से 2017 के बाद से पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर उत्तर प्रदेश को डेवलप कर रही है, धार्मिक और सांस्कृतिक चीजों को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रही है। इसी सिलसिले में महाकुंभ का जो बजट है उसको बढ़ाया गया है। साथ ही 3200 वर्ग मीटर में यह महाकुंभ का आयोजन होना था, जिसको बढ़ाकर 4000 वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा घाटों का जो दायरा है उसको भी बढ़ाया जाएगा। जो लकड़ियां यूज होगी उसके लिए भी नए प्रस्ताव आए कि 99,000 के सापेक्ष 76,000 करके 236 करोड़ का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड के लिए भी कई परियोजनाएं रखी गई हैं, पाइपलाइन की परियोजनाएं रखी गई हैं और साथ ही साथ तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर उत्तर प्रदेश सरकार अब कड़ा रुख भी जो है अख्तियार करना चाहती है। हमने देखा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसके बाद सीएम मोदी एक्शन में दिखे हैं। अधिकारियों से लेके कैबिनेट मंत्रियों तक की बैठक जो है वो लगातार हो रही है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने शुरू की। फिर बारी बारी से सभी मंत्री जो है अपने अपने विभागों का ब्यौरा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पारित रखते गए। बिल्कुल, एक तरफ अभी शिप्रा में किस तरीके से सफाई है उसको लेकर भी मनोज जी जिक्र कर रहे थे। मनोज जी, खासतौर पर जो बात आपने कही मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में और वहाँ पे रोजगार का भी जिक्र आपने ऐड ऑन किया, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश का जो सबसे भोपाल का बड़ा अस्पताल है हमीदिया, वहाँ पर भी जो स्टाइपेंड को लेकर समय समय पर जुड़ा अपनी बात रखते आए हैं। और उसके अलावा हाल ही में एक और खबर आई थी जिसमें जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनका ये कहना था कि कोरोना काल में उनको आयुष्मान का फायदा नहीं मिला और जो खासतौर पर विभाग है, अमला है स्वास्थ्य विभाग का, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी, ये सारी चीज़ें हैं। क्या इस पूरे मसले के साथ इसको भी हम कनेक्ट करें?
जी देखिए, अभी स्वास्थ्य विभाग की जो बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में जो आपने जिक्र किया है, तो आज ही की कैबिनेट में 46,000 से ज़्यादा पद, रिक्त पद जो पड़े हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसको भरने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब जो सरकारी कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर जब पढ़ते हैं, जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो पहले वो बाउंड ओवर किया जाता है उनको कि उनको ग्रामीण इलाकों में इतने साल सेवा देना है, नहीं तो उन पर जुर्माना लगेगा। तो पहले कई सारे डॉक्टर सहमति प्रदान कर देते हैं, जब उनका डिग्री पूरी हो जाती है तो वो जुर्माना भरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे कई सारे मामले कोर्टों तक गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए। कुछ में फैसला राज्य सरकारों के खिलाफ गया है, जिसमें उन्होंने डॉक्टरों के खिलाफ बाउंड ओवर की कार्रवाई की और उनकी जो बाउंड की राशि थी वो जब्त कर ली है। तो सरकार की पहली प्राथमिकता ये कि जो ग्रामीण इलाकों की जो बदहाल स्वास्थ्य सेवा है उसको किसी ना किसी तरीके से ठीक किया जाए। क्योंकि अभी भी देखिए, इसी भोपाल में हमने कई बार देखा है कि जो आसपास के हॉस्पिटल है, बेरागढ़ के सिविल अस्पताल की बात करें, वहाँ पे जो है डॉक्टर जो है शराब पीकर पहुँच जाते हैं। अभी पिछले दिनों शाकिर अली अस्पताल का एक मामला आया था कि रात में ड्यूटी डॉक्टर ने शराब पी के मरीज़ को बिना जाँच किए पर्चा लिख दिया और बाद में वो तर्क दे रहे थे कि उन्होंने तो खांसी की दवाई पी है। दूर दराज के कई अभी हमने देखा था, एक जनपद अध्यक्ष का मामला पहुँचा था रात में अस्पताल में, तो वहाँ कोई डॉक्टर उनको मिला नहीं था। इसी कोरोना में हमने देखा था कि डॉक्टर गोपाल भार्गव तब तत्कालीन जो मंत्री थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में 2 लाख रुपए देकर एक निजी डॉक्टर की नियुक्ति करवाई थी ताकि कोरोना के मरीजों को इलाज मिल सके। तो सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो रिमोट एरिया है वहाँ पे छोटे छोटे हेल्थ सेंटर खुल गए हैं। संजीवनी क्लिनिक हम देख रहे हैं भोपाल सहित तमाम प्रदेश में खुल गए हैं, लेकिन इसके लिए जो अमला है, कहीं अमला है तो वो जा नहीं रहा है। जो अमला स्वीकृत है उतनी हम भर्ती नहीं हो पा रही है। कई जगह ऐसा है कि मशीनें पहुँच गई लेकिन ऑपरेटर नहीं है। कई जगह देखा ऑपरेटर है लेकिन मशीनें ख़राब है। MRI आपको बाहर करना पड़ रही है। छोटी छोटी जाँचों के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिसमें सोनोग्राफी जैसी जाँच है। तो इस सब की जो दिक्कतें हैं उसको मद्देनज़र आज बड़ी डिटेल चर्चा हुई है और ये फोकस किया गया है कि हेल्थ के सेक्टर में सुझाव किया जाए। क्योंकि पिछले दिनों सरकार की ओर से कहा गया कि जो आयुष्मान के तहत जिन दवाइयों का और जो बीमारियों का इलाज होता है उसके पैकेज बढ़ाने की बात है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस चुनावी कैंपेन में घोषणा की है कि 70 साल के ज़्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तो देश में बुजुर्गों की एक बड़ी आबादी है, तो इसके मद्देनज़र रखते हुए भी हेल्थ की जो सुविधा हैं उनको सुधारने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो आपने स्टाइपेंड की बात की है, तो सरकारी कर्मचारियों का हमने आमतौर पर देखा कि तमाम सारे सरकारी कर्मचारियों ने अभी आंदोलन शुरू कर दिया है। अभी वकीलों की ओर से मांग उठी है कि उनको आयुष्मान का लाभ दिया जाए। तो जो भी ये स्कीम्स हैं वो सारे लोग चाहते हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, उनकी हर साल वेतन वृद्धि हो। लेकिन हम इसके उलट कई बार हम ऐसे नज़ारे देखते हैं, हम सारे कर्मचारी डॉक्टर या उनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी सरकारी कर्मचारी अस्पताल में चले जाइए, ऑफिस में चले जाइए, अगर 10 बजे की ड्यूटी है तो 11-12 के पहले लोग आते नहीं है। 1 बजे का लंच टाइम है तो 3 बजे तक वो लौटते हैं। शाम को 5 बजे तक ऑफिस चलना है तो 4 बजे से सामान समेट देते हैं। भोपाल सहित मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि डॉक्टरों को कहा था कि आपको OPD 3 बजे तक करना है। अभी हम किसी भी अस्पताल में चले जाएँ तो कोई डॉक्टर 12-1 बजे के बाद दिखाई नहीं देता है। तो दोनों चीज़ें, एक तो डॉक्टर की कमी है, हेल्थ जो अमले की कमी है, और दूसरा जो डॉक्टर हैं वो समय पे काम नहीं कर रहे हैं। कई बार हम देख रहे हैं कि JP एक आरजू वहाँ एक टेंडेंसी बना ली गई है कि कोई भी मरीज आता है तो उसको तुरंत हमीदिया रेफर कर देते हैं, जबकि अगर वो ढंग से उसका एग्जामिनेशन करें तो वहीं पर उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जिनमें सुधार करने की ज़रूरत है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि जल गंगा मिशन के तहत जो बावड़ी तालाब उनकी सफाई की जाएगी। इसका आम आदमी सक्रिय हो जाते हैं, महापौर सक्रिय हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनकी जिम्मेदारी वाटर स्रोत जो वाटर बॉडी को साफ करने की, वो लोग क्यों चिंता नहीं करते? नगर निगम के अमले का काम ही है, तो मुख्यमंत्री के निर्देशों का इंतजार क्यों करना? मुख्यमंत्री के साथ निर्देश पर महापौर घूम रही हैं तो उनको कमियाँ दिख रही है, लेकिन अमला नहीं जा रहा है। तो ये सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आधे से ज़्यादा समस्याएँ अगर कर्मचारी ढंग से उनसे काम करने लगे, समय पर ऑफिस आने लगे, अस्पताल आने लगे, कोर्ट आने लगे, रजिस्ट्री ऑफिस में जहाँ जहाँ भी है उनका काम आने लगे, तो आधी से ज़्यादा समस्याओं का हल वैसे भी हो सकता है। बिल्कुल, तो सख्ती के साथ साथ जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो काम कर भी रहे हैं वो भी अगर सही से करने लगे तो शायद बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। बहरहाल जो कैबिनेट हुई उसमें कई ऐसी बातें मनोज सर ने भी रखी, जिसमें केंद्र में गौशाला, रोजगार, हेल्थ सेक्टर भी नज़र में था। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, और साथ ही विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक के पास एक कमेंट के लिए चलते हैं। तो सीधे तौर पर धमाकेदार धुआंधार बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जैसे ही जो कैबिनेट हुई है उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ताबड़तोड़ चीजें की जा रही हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। सीधे तौर पर अगर समझने की हम कोशिश करें
तो एक लंबा वक्त हुआ जब काम नहीं कर पा रहे थे, पेंडिंग पड़े हुए थे, अब वो काम को रफ्तार मिल रही है और इसके साथ कई लोगों को इससे जुड़े फायदे मिल रहे हैं। विवेक, तरीके से पिछले 3 महीने से आचार संहिता के नाते सरकारी कामकाज में रुकावट थी, वो कामकाज हो नहीं पा रहे थे और आचार संहिता को देखते हुए जो सरकारी अधिकारी हैं उन्होंने बकायदा उस काम की लिस्ट बना के रखी थी और जब आचार संहिता ये समाप्त हुई है तो सारे काम जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो धीरे धीरे शुरू होना और वो शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है, लगातार सरकारी बैठक 4 माह बाद अपने कैबिनेट की बैठक की है और जिस तरीके से जी चलिए विवेक डिस्कनेक्ट हुए हमारे साथ। तो देखिए कई ऐसी चीजें हैं जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया गया है और उसके साथ ये भी हम आपको बता दें, राज्य विश्वविद्यालय के नामों के आगे से राज्य शब्द हटाया जाएगा। जैसे शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय नाम है तो आगे से राज्य हट जाएगा और बरेली में फ्यूचर विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। गाजियाबाद के HRIT विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिल गई है। यूपी सरकार HUDCO से 1000 करोड़ लोन लेगी। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। महाकुंभ मेला प्रयागराज में भव्य आयोजन, महाकुंभ मेले को लेकर ऐसी कई चीजें जो इस कैबिनेट में डिस्कस हुई हैं और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, एक लंबा वक्त रहा जब काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, लेकिन अब ताबड़तोड़ काम काज भी हो रहे हैं और एक्शन मोड में राज्य के मुख्यमंत्री नजर भी आ रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।